हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम टू जॉब में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है कल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अब नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा कट गया था। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आज नंबर सिस्टम के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कुछ अभी करेंगे, कुछ फैक्टर्स, यूनिट प्लेस, रिमाइंडर, ये सब पढ़ने की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रही। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल का जो क्वेश्चन था लास्ट वाला, आप देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट का जो लास्ट में क्वेश्चन था, लास्ट में क्वेश्चन जो है वो मैंने ये लिखा हुआ था कि 1e2 + 2f4 + 3g2 = 7, 6, 8 है। तो सर आपको बताना है कि g का मैक्सिमम मान कितना होगा। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था, तो जिनको कल नहीं समझ में आया था आज पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान देखिएगा कि भाई इसको क्या करते हैं। जैसे आप लोअर क्लास में ऐड करते थे वैसे ही नंबर आप लिख लीजिए। मैंने लिख दिया भाई, कितना लिखा, 1e2 2f4, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 3g2। कितना लिख दिया, 3g और 2 लिख दिया। ठीक है, अब 3g2 लिखने के बाद क्या हुआ, इसको आप ऐड कर दीजिए। और यहाँ ऐडिंग में आपको पहले से दिया हुआ है कि सर 7, 6, 8 होना चाहिए। फिर मैंने आपसे बताया था कि आप 4, 2, 6, 2, 8 जोड़िए, एकदम सही लिखा हुआ है। E + F + G 6 आएगा। मुझे नहीं पता है कि E की जगह कितना है, F की जगह पे कितना है और G की जगह पे, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। मुझे नहीं पता है कि सर E + F + G के जगह पे कितना आएगा, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखो, जब E + F + G की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 भी हो सकता है बेटा, 16 भी हो सकता है, 26 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि सर 6 है कि 16 है कि 26 है। तो आप इधर आ जाइए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2, 1, 3, 3 कितना हुआ, 6, लेकिन लिखा हुआ है कितना, 7। और आपको पता है कि यहाँ 7 तभी लिखेंगे भाई, 6 हो रहा था तो 7 तभी लिखेंगे जब 1 इधर से आया होगा। अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो इसका मतलब यहाँ से इधर से कैरी 2 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा है तो इसका मतलब कैरी 1 आया है ना। इसका मतलब अगर कैरी 1 आया है तो यहाँ पे कितना लिखा होगा, 16 लिखा होगा। जब यहाँ पे जोड़ने पे 16 आएगा तभी 1 कैरी जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसको जोड़ने पे अगर 6 आ रहा है तो यहाँ तो या तो 16 हो सकता है, या तो 26, या तो 6, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो आप पता कैसे करेंगे, जितना कैरी जाएगा उसी को आगे लगा देना है, इसका मतलब 16 हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि जी का मैक्सिमम मान आपको निकालना है। तो चलो सही है कि जी का मैक्सिमम मान निकालने के लिए E + F की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जी का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 16। लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जी की वैल्यू 16 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप डिजिट लिखते हैं यहाँ पे, तो डिजिट लिखने के लिए आपको केवल सिंगल डिजिट चाहिए, जबकि 16 क्या है, डबल डिजिट में है। तो क्या आप यहाँ जी की वैल्यू 16 लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब आप केवल सिंगल डिजिट लिखेंगे। तो सिंगल डिजिट लिखने के लिए आप 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ लिख सकते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो 0 से 9 के बीच में अगर कोई भी नंबर आप लेंगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, 9 हो जाएगा। इसलिए जो जी की वैल्यू होगी वो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जी की वैल्यू कितना हो गया भाई, 9 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो वेरी गुड। तो जी = कितना हो गया, 9। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। हाँ, अब इसी में अगर मान लीजिए अगर हम कोई नंबर बनाए होते और आपसे कहे होते कि सर इसी की वैल्यू जो आपने लिखा है इसकी वैल्यू 668 हो जाता, 668 हो जाता। अगर इसकी वैल्यू 668 हो जाता तब देखिए क्या होता। तो क्या यहाँ पे कैरी जाता, तो आप सेम टू सेम लिखते, यहाँ पे 668 हो जाता। तो 2, 1, 3, 3 कितना हो गया, 6। कोई कैरी आया नहीं होगा। इसका मतलब
ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू कितना है 6। आप उतार देते क्योंकि यहां पे कोई कैरी आएगा नहीं। इसका मतलब अब यहां पे ई प्लस एफ की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब आपको जी की मैक्सिमम लेना है तो इसकी वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो जी की वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक मतलब जी की वैल्यू यही हो जाएगी तब जब ये नंबर 0 से 9 के बीच में होंगे। लेकिन अगर 9 से पार चला जाएगा तो याद रखिएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप हमेशा 9 देंगे, न कि वो नंबर देंगे। ठीक है, तो ये जो है जो भी डाउट हो इसको आप एकदम जो है कंफर्म कर लीजिए कि आपको जो आंसर देना है वो इसी तरह से आपको देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो आजकल के जो एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेक्निकल का मतलब ये वही पुराने घिसे पिसे क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कि सर अगर मान लीजिए जैसे कि आपको दिया हुआ है कि सर P and Q आर टू रिलेटिवली प्राइम नंबर सच दैट P plus Q is equal to 10 and P is less than Q, तो हाउ पेयर आर पॉसिबल फॉर P and Q। आपको दिया है कि सर अगर मान लीजिए P और Q दो प्राइम नंबर हैं, अगर P और Q टू प्राइम नंबर हैं, यहाँ पे PQ ऐसे भी बना सकते हैं, छोटे बना लीजिएगा कि सर PQ दो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, उनका योग कितना है 10 है और P की वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए लेस देन Q होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो प्राइम नंबर की बात हो रही है तो P प्लस Q की वैल्यू 10 होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर कि कुछ भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। अभी हम बनाते हैं कि 10 कब कब आता है, 2 8 भी हो सकता है, 2 प्लस 8 करेंगे तब भी 10 होगा, इसको करेंगे तब भी 10 होगा, 3 प्लस 7 करेंगे तब भी 10 होगा, 5 प्लस 5 करेंगे भाई तब भी 10 होगा, 6 प्लस 4 करेंगे फिर भी कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा। अच्छा 1 प्लस 9 हो गया, 9 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या लिखना है ध्यान रखिएगा कि जो P अब ऐसे उल्टा बनाएंगे, 1 9 है तो 9 1 भी हो जाएगा, 2 8 है तो 8 2 हो जाएगा, लेकिन P इज लेस देन क्या होना चाहिए Q। इसका मतलब Q की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो ये बताइए कि यहाँ पे यही तो बड़ा है ना, यहाँ पे ये भी बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे ये बराबर है, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि P इज लेस देन Q नहीं है, बराबर है, तो इसलिए आप इसको नहीं लेंगे। अच्छा इसको आप इसको भी नहीं ले पाएंगे, तब आपको क्या लेना पड़ेगा 4 प्लस 6 लेना पड़ेगा, ये 10 होगा। भाई यही तो मैंने कहा कि A वाली वैल्यू Q की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे P से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा और कुछ होगा भाई, 1 9 हो गया, 3 7 हो गया, बिल्कुल हो गया, 3 7 हो गया, 4 6 हो गया, 4 6 हो गया, 5 5 तो बराबर हो जाएंगे। तो बताइए कितने पेयर बने आपके पास, अभी 4 बने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको रिलेटिवली प्राइम पूछा है, रिलेटिवली प्राइम का अर्थ पहले समझ लो। आपेक्षिक जो अभाज्य संख्याएं, आपेक्षित अभाज्य संख्या इनको हिंदी में बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम को आपेक्षित अभाज्य संख्या। सभी जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं वे रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वे को प्राइम नंबर होने चाहिए। और कल के डिफिनेशन में हमने आपको समझाया भी था कि सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जब दो नंबरों के बीच का एचसीएफ मतलब मसअप 1 हो जाता है, उन्हें ही हम को प्राइम कहते हैं और उन्हें ही रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। तो ये बताइए कि क्या 2 8 को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जो किसी से न कटे, इसका मतलब ये नहीं है इनके बीच का एचसीएफ 1 होगा नहीं, 2 8 का एचसीएफ 1 होगा नहीं, मतलब 2 8 में एचसीएफ आप 1 नहीं निकाल सकते हैं, 2 कॉमन है दोनों में, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा 1 9 बिल्कुल ये सही हो गया, फिर उसके बाद 3 7 बिल्कुल सही हो गया, 4 6 इसका को प्राइम नहीं है क्योंकि 4 और 6 में नंबर कॉमन है, तो इसका मतलब आपके पास कितने पेयर बन गए 2 पेयर बन गए, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा घुमा के देता है, जो कि आपको समझने की बात है। तो आप सभी सेट बनाएंगे, लेकिन सेट बनाने के बाद मतलब ऐसे ऐसे दोनों नंबर रखिएगा जो कि 10 के बराबर हो, लेकिन ध्यान रखिएगा P इज लेस देन Q होना चाहिए, तभी वो नंबर पॉसिबल है, अदरवाइज जो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो पेयर्स बन जाएंगे उसमें आपको ये देखना है कि सर कौन सा को प्राइम है, एंड को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम, आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए, कल के सीरीज में हम लोग जब बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, तो उसमें से हमने आपको ढेर सारे नंबर बताए थे। एक नंबर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपको पता है, ऐसे नंबर जो कट जाते हैं। तो आपके दिमाग में चलेगा सर कि कौन सा भाज्य संख्या होगा। तो बेटा इनकी शुरुआत आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन में जब आप लगाते हैं तो आपसे सीधा सीधा पूछता है कि सर प्रारंभ के 10 भाज्य संख्याओं का औसत, मतलब कंपोजिट सम ऑफ द एवरेज ऑफ द कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब आपको 10, 15, 20 ये सब वैल्यू आपको जब स्टार्टिंग से याद होगा, शुरू के प्रारंभ से पूछेगा तो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, ना 1 होता है, ना 2 होता है, ना 3 होता है, क्योंकि 1 होता ही नहीं है। 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है। तो उसके बाद कौन सा नंबर कटता है? 4। तो 4 के बाद कौन सा कटेगा भाई? 6। 6 के बाद कौन सा कटेगा? 8, फिर 9, फिर 10। तो इस तरह से आपको करना है कि जो नंबर कट जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सर सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए कि सर हमारा जो पहला कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है, वो कितना होता है? 4 होता है। कभी कभी अगर आपने एसएससी के एग्जाम में देखा होगा सर, तो एसएससी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि सर 51, 71, 61, 29, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपसे ऐसे पूछ लेता है कि सर ये बताइए कि इसमें कौन सा इसमें इन ऑप्शनों में कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसा नंबर जो कट जाए। तो ये बताइए, 29 तो किसी से कटता नहीं है, तो ये होगा नहीं। 61 भी नहीं कटता है, 71 भी नहीं कटता है, तो कौन सा कटता है? 51 कट जाता है। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपोजिट नंबर के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो अगला टॉपिक है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से समझिए तो हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर। क्या पढ़ते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है भाई? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंड। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें आपको सबसे पहले पूछे जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर, पूरा फैक्टर निकालना। अब पूरे फैक्टरों में आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर में आपको इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर। इवन का मतलब सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, और ये क्या पूछेगा? विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर में सम गुणनखंड, मतलब सम गुणनखंड का मतलब इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर के बाद चलते हैं तो सम ऑफ फैक्टर पूछता है। अब इसमें भी वही होगा, इवन एंड ऑड। तो आपको निकालना होगा सम ऑफ फैक्टर में ऑड एंड इवन। फिर उसके बाद आपसे पूछता है एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर। फिर उसके बाद आपको पूछता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम का मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इतने क्वेश्चन आपको बनते हैं इन फैक्टरों से, ध्यान रखिएगा। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको मिटा देते हैं, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे जो बात हम लोग करते हैं, पहले सबसे छोटा, जो इसमें चारों में मैंने आपको लिखाया था, जो सबसे छोटा है, बहुत आसान होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे अगर आपने कभी लिखा होगा, आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर हमको निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो ध्यान रखिएगा, टोटल, टोटल का मतलब इवन भी होगा, मतलब सम भी गुणनखंड होगा और विषम गुणनखंड भी होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r। क्या लिखा हुआ है? a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r। अब मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप p+1, q+1
और r प्लस 1 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अभी मैंने नहीं कहा है कि इवन फैक्टर निकालिए ऑड फैक्टर निकालिए, मतलब दोनों का, उसमें दोनों रहेंगे, इवन भी रहेंगे और ऑड भी रहेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 120, अगर इसका आप जब गुणनखंड करते हैं तो आएगा आपका, मान लीजिए 30 गुणित आपने किया 4, इसको अगर आप लिखिए तो आप लिखेंगे 5 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका मतलब इसको आप लिखेंगे 5 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3। देख लीजिए, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यहाँ कितना हो गया 120। आप गुणनखंड लिख लिए कि सर इसको सीरीज वाइज में लिखेंगे तो 2 दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा। क्यों सर, होगा कि नहीं होगा? आपने इसके गुणनखंड निकाल दिए, लेकिन जो गुणनखंड होते हैं, अगर आपने कहा है 2 दी पावर 3 है तो इसका मतलब 2 दी पावर 3 का मतलब 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3 होगा। तो आल गुणनखंड जब पूछता है टोटल, तो इसका मतलब 2 दी पावर 0 भी सपोर्ट करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे इसमें भी सपोर्ट करेगा, इसमें भी सपोर्ट करता है, इसका मतलब a टू दी पावर 0 वाला टर्म क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया है कि a टू दी पावर p, b टू दी पावर q, c टू दी पावर r दिया है। ये देखो p q r के टर्म में है, और सॉरी a b c के टर्म में है और ये p q r के टर्म में है। तो एक एक नंबर सबका बढ़ा दीजिए। तो 3 + 1, यहाँ 1 है तो 1 + 1, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1, इसका मतलब ये 4 a2 तो कितना हो गया, 4 दूना 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, मैंने सबका बढ़ा दिया, 4 दूना 8 दूना कितना हो गया 16। ये आपके क्या हो जाते हैं भाई, ये आपके हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, अगर हम आपसे इसी में पूछ लें कि सर ये बताइए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे। इवन फैक्टर की अगर हम बात करें कि सर इसी में आपको बताना है कि इवन फैक्टर, तो फार्मूला यही रहेगा, अभी इसी पे हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो जब आपको a टू दी पावर p, b टू दी पावर q, c टू दी पावर r दिया हुआ हो, इसमें हम लोग 0 वाला टर्म ऐड नहीं करते हैं, इसका मतलब p जैसा ही रहेगा, a वाला हम बढ़ाएंगे नहीं, और ये जो b का है उसको 1 बढ़ा देंगे, r को 1 बढ़ा देंगे। जैसे अब देखिए इसी में था तो 2 दी पावर 3, 3 दी पावर 1 है, तो इसको हम 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, 2 के पावर को हम कभी नहीं बढ़ाएंगे। ये जो a लिखा हुआ है इसको अपने जानकारी के अनुसार 2 भी लिख सकते हैं। क्यों 2 लिख सकते हैं? क्योंकि जब कोई इवन फैक्टर होगा तो वहाँ ऑलरेडी 2 आएगा, इसलिए हम 2 के पावर को हमेशा सेम रखेंगे। तो ध्यान से देखिए कि जो ये पे आया था तो 3 ही आएगा, और इसके पावर को 1 बढ़ा दीजिए, तो 3 की पावर 1 है तो 1 को बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 दूना कितना हो गया 12। ये जो 12 है यही आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई जल्दी बताइए, ये आपका इवन फैक्टर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे। अब जो अगला आता है ऑड फैक्टर निकालना, ये आपका मैंने यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये इवन फैक्टर निकालने के लिए है। इवन फैक्टर का मतलब सम गुणनखंड, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर हमको यही निकालना हो ऑड फैक्टर, क्या निकालना है भाई, ऑड फैक्टर निकालना है, इसी पे हम लोग कर डालेंगे कि ऑड फैक्टर अगर निकालना है तो भी ऐसे लिखा होगा 2 दी पावर p, b टू दी पावर q, c टू दी पावर r। तो यहाँ पे जो 2 दी पावर p का ऑर्डर होगा उसको हमेशा 2 दी पावर 0 लेना है, 2 दी पावर 0 1 होता है, इंटू q प्लस 1 r प्लस 1, q प्लस 1 r प्लस 1 आप कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ऑड फैक्टर। देखिए इसी पे करते हैं, तो 2 दी पावर 3 है तो हमने आपसे बोला था 2 दी पावर 0 लिख लीजिए, इसका मतलब a वाला टर्म 2 दी पावर 0 हो गया, और इसका 3 5 पे जो पावर है उसको 1 बढ़ा देंगे, इसका मतलब 3 दी पावर 1 है तो ये 2 हो गया, इस पे भी बढ़ा देंगे तो 2 हो गया, तो इसके कारण 1 आ गया, और 2 गुणित 2 बराबर कितना हो गया 4। अभी आपने कहा था जब आपने इकट्ठा निकाला था तो 16 ही तो आया था टोटल गुणनखंड, तो 12 हो गया सम का, 4 हो गया विषम का, तो 12 4 कितना हो गया 16। तो आप चाहे तो
इकट्ठा निकाल लीजिए चाहे अलग अलग निकाल लीजिए, आपका आंसर आना उतना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना इवन एंड ऑड का। ठीक है, अब इसी में के टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट है वो आपसे ये कहता है कि सर आपको निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कि सर आप नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सर 120 ही है तो आप 2 दी पावर 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे इंटू 5 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। यही तो है, आप गुणनखंड कर लीजिए, 8 24 5 120 हो गया। अच्छा ये बताइए, जब आपने गुणनखंड कर दिया है और आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या दो अभाज्य नहीं है? जब आप गुणनखंड किसी का करते हैं, इस तरह से बनाते थे लोअर क्लासों में, तो जो इधर नंबर लिखते थे सर, जैसे मान लीजिए अगर आपने 120 का किया तो ये 60 आता था, ये 30 आता था, ये 15 आता था, ये 3 5 और ये 5 आता था। तो इस तरह के जो नंबर मिलते थे तो क्या हमारे पूरे अभाज्य नहीं होते थे? होते थे ना। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी पावर होगा सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 1 + 1 तो 3 1 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपका कितना हो जाता है भाई? 5 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाता है। तो प्राइम फैक्टर बहुत आसान है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, तो ये बहुत आसान है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ इवन ऑड हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, तो अगला हमारा होगा सम ऑफ फैक्टर। क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर। ध्यान रखिएगा, अब सम ऑफ फैक्टर का मतलब होता है कि अभी तक आपने जितना फैक्टर निकाला था उन सब का योग कैसे निकाला जाता है। आप देखिए होता क्या है, जैसे a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r लिखा होगा। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो p तक है तो इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 a टू द पावर p तक। ठीक है, याद रखिएगा, इनटू सम ऑफ फैक्टर। आप सम ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद b टू द पावर q, c टू द पावर r है, तो जब b टू द पावर q को लिखेंगे तो b टू द पावर q को लिखेंगे तो b को भी ऐसे लिखना पड़ेगा, b0, b1, b2 डॉट डॉट कहाँ तक है भाई? b टू द पावर q तक। फिर इसी तरह से इसको भी लिखेंगे c टू द पावर 0, c टू द पावर 1, c टू द पावर 2, c टू द पावर 3 डॉट डॉट c टू द पावर कितना? r तक लिखते हैं। सबको आपको मल्टीप्लाई कर के क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इसके उसमें हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपको निकालना है सम ऑफ द फैक्टर्स। मान लीजिए 240 का निकालना है। कितना निकालना है? 240 का। एक एग्जांपल लेते हैं और आपको निकालना है 240 का कि सम ऑफ फैक्टर कितना होगा। ठीक है, आपको सम ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो ये बताइए, हम आपसे बोले थे कि सर ये बताइए 240 का, हाँ ठीक है, 240 का अगर आप सम ऑफ फैक्टर करेंगे तो अगर आप ध्यान दीजिए तो आप यही लिखते हैं 2 × 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, बिल्कुल सही है। 120 को हम लोग ने लिखा था 2 दी पावर 3, फिर उसके बाद लिखा था 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, तो 120 होता था। अगर 2 गुणा कर देंगे 240 हो जाएगा। इसका मतलब 2 पे पावर 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 टू द पावर कितना हो गया? 1। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पंचे 240। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? आपको निकालना है सम ऑफ फैक्टर। तो अब बेटा अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो 2 दी पावर 4 है, तो देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 दी पावर 0 प्लस 2 दी पावर 1 प्लस 2 दी पावर 2 प्लस 2 दी पावर 3, कहाँ तक है? 4 तक है ना, तो 2 दी पावर 4। ये तो हो गया 2 के कारण, रखिएगा ध्यान, इंटू 3 के कारण 3 पावर 0 और 3 पे पावर 1। फिर उसके बाद 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 हो गया। अब देखिए 2 पे पावर 0 1, ये 2, ये 4,
ये 8 और ये कितना हो गया 16 इधर हो गया, ये 1 ये 3 हो गया, ये 5 पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 हो गया, 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31 हो गया, 3 1 4 हो गया और 5 और 1 कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए और यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये नेचुरल पढ़ाई है, अगर आप फील करोगे तो ऐसा आपको महसूस होगा कि आप एक क्लास में बैठे हुए हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप ऐसा सोचिए, मैं आपको, आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको अपने नोट्स में भी उसको लिखिए, हालांकि आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बनाना चाहे बना लीजिए, ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। आप जब एग्ज़ाम देते हो तो कुछ अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन इस समय आते हैं। तो ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। कल के वीडियो में इसी के आगे का मतलब ये होता है कि अभी हमने आपको सम ऑफ फैक्टर बताया है, अब हम आपको सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर भी बताएंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हम अगर एक्सप्लेन पिछली वीडियो में नहीं कर पाए हैं तो उसके अगले वीडियो में, उसके अगले पार्ट में हम लोग ज़रूर करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, और अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक पे आप नहीं जुड़े हैं तो उस पर आप जुड़ जाइए, सभी पे आपको लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।